Okay, so good morning to everyone. This is पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट क्लास और ये सीबीएसई सुपरिटेंडेंट टीयर 2 के लिए हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @CBSE 2025 पर ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम 30 डेज का एक टारगेट सेट करके पूरा का पूरा सिलेबस पूरा करने वाले हैं और इस पूरे सिलेबस के अंदर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू पूरा का पूरा इंस्पायरिंग कंटेंट इसके साथ मिलने वाला है। इसके अंदर आपको पता होगा कि चैप्टर वाइज हमने इसका मॉड्यूल तैयार किया था, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का था एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, रोल इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज एंड थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरा का पूरा चैप्टर यूट्यूब पे डाल दिया गया है। आप में से कितने लोगों ने ये चैप्टर देख लिया है? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में येस और नो करके बताएं, और नहीं देखा है तो इसे आज जाके कंप्लीट कर लें। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी के अंदर आपको पढ़ना है पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन के बारे में पढ़ना है। तो आज चैप्टर नंबर 2 के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन इसके थोड़े से खास बनते हैं, और लास्ट में मैं इसके आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 1 देख लीजिए, चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल देख लीजिए। आपके पास एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 से खूब बढ़िया बनता है, और कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता रखे। तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर के हिसाब से ये बहुत सारे चैप्टर्स बनते हैं, और ये लगभग लगभग आपके पास चैप्टर जो संख्या बनती है वो 8 चैप्टर्स बनते हैं। और पहली क्लास आपको इस थंबनेल से मिल जाएगी, और ये टाइटल डालोगे इस तरह से तो चीज़ें वहां से मिल जाएगी, डायरेक्ट सर्च करोगे और ढूंढोगे तो ये ऐसा मिलेगा। चैप्टर 2 की बात करें तो बात है कॉन्सेप्ट एंड पावर एंड अथॉरिटी। आप में से एक बार मुझे ये बता दीजिए कौन कौन हिंदी मीडियम का है और कौन कौन इंग्लिश मीडियम का है। हिंदी वाले एच लिख दीजिए, इंग्लिश वाले ई लिख दीजिए, फटाफट कोई 1 2 3 एंड बूम। तो आज हम इन 5 वर्ड्स के ऊपर पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन के तौर पर क्या क्या चीजें होती है। अगर मैं एक स्कूल सिस्टम की बात करूं, कल्पना कीजिए कि आप अपने स्कूल के अंदर है, और स्कूल के अंदर कोई आपको पावर दिखा रहा है, कोई आपको अथॉरिटी दिखा रहा है, कोई अपनी लेजिटिमेसी दिखा रहा है, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है, या कोई अपनी डेलीगेशन सर्व कर रहा है। तो क्या इनके अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल के तौर पे मतलब हो सकते हैं? यदि आप एक बार डेली लाइफ के एग्जाम्पल से चीजों को समझ जाएंगे तो इट विल बिकम मोर ल्यूसिड एंड इजियर फॉर यू टू गेट समथिंग इनटू योर माइंड। पावर, आपके पास जो कंट्रोलर या एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर होता है स्कूल का, वो प्रिंसिपल होता है, एंड प्रिंसिपल हैज द पावर टू पनिश और रिवार्ड द स्टूडेंट। सो दिस इज कॉल्ड पावर। व्हाट इज पावर? वी विल कम टू दिस पॉइंट आफ्टर दिस स्लाइड। दूसरी बात है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है प्रिंसिपल की पावर एक लेजिटिमेट है, वैध है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द स्कूल बोर्ड। जो बोर्ड है स्कूल का, उसके थ्रू उसको ये पावर मिली है। इसका मतलब एक जो गून होता है, गून मतलब गुंडा होता है, उसके पास भी पावर होती है, बट अथॉरिटी उसके पास होती है जिसके पास साइन करने का लेजिटिमेट अधिकार है। तो पावर और अथॉरिटी के बीच का अभी थोड़ी देर में डिफरेंस भी जानेंगे। उसके बाद अगला वर्ड आता है लेजिटिमेसी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो सारे के सारे लोग प्रिंसिपल्स की अथॉरिटी या उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि ये जो बात कही गई है, जो स्कूल नोटिस बोर्ड पे छापी गई है, वो वैलिड भी है और फेयर भी। और ये ताकत आपको मिलती है आपकी लेजिटिमेसी से। और एक एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर के तौर पर, मैनेजमेंट हेड के तौर पर आपको लेजिटिमेसी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है। ईच क्लास टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडेंस एंड स्टूडेंट डिसिप्लिन। हर क्लास टीचर बच्चों की अटेंडेंस लेगा, और स्टूडेंट डिसिप्लिन में रह रहे हैं या नहीं उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल काम करेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बड़ा ही, अगर इंग्लिश के सिनोनिम के हिसाब से देखें तो दोनों ही लगभग सिमिलर वर्ड हैं, लेकिन अगर एथिक्स, इंटीग्रिटी या पब्लिक मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो एक सटल डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसको हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर देखेंगे आज की क्लास के अंदर। और लास्ट में आपके पास है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है किसी काम को बांटना। जैसे प्रिंसिपल जो है असाइन अ टीचर टू कंडक्ट द एनुअल डे इवेंट। किसी एनुअल डे, वार्षिक उत्सव बनाने के लिए एक टीचर की ड्यूटी लगा दी जाती है कि कल्चरल इवेंट आप देखेंगे, सोशल इवेंट आप देखेंगे, डांस की तैयारी आप कराएंगे, प्रेयर की तैयारी आप कराएंगे, समूह गान आप कराएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन पूरे के पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी या जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी पूरे प्रोग्राम की उस प्रिंसिपल की रहेगी। लेकिन इसका मतलब आप एक सुप्रिटेंडेंट बनने वाले हैं, आपके नीचे बहुत सारे लोग, जे, क्लर्क वगैरह वगैरह काम करेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को काम दे रखा है, लेकिन किसी ने आपको गलत काम करके दे दिया, तब भी ऊपर वालों के लिए आप ही जिम्मेदार माने जाओगे। तो डेलीगेशन के तौर पर आपको अपने से नीचे वालों का मोटिवेशन और करेक्शन बना के रखनी पड़ेगी। अब आप समझ पा रहे हो कि ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर ये चैप्टर किस लिए ज्यादा जरूरी है। कितने लोगों को बात समझ में आई कि यस सर, एक डेली लाइफ के एग्जांपल से चीजें समझ में आ रही है कि क्या चीज होती है। अब इसको अपन एक एक करके देखेंगे कि पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन अपने आप में क्या क्या चीजें होती है। शाबाश बेटा, वेरी गुड। क्षितिज, कीप योर कैमरा ओपन।
चलिए, तो पावर के तौर पे सबसे पहली बात देखते हैं, पावर क्या होती है। पावर होती है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। नोट करना चाहें तो पेन पेपर के साथ बैठिए, नोट कर लीजिए। किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करना या कंट्रोल करना, ये लीगल या इलीगल दोनों वे में किया जा सकता है। प्रिंसिपल कैन सस्पेंड स्टूडेंट, या डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो सेक्शन 144 लगा सकता है, किसी दंगे के दौरान इम्पोज कर सकता है। तो ये स्कूल एग्जाम्पल भी दे दिया या रियल लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन केस का एग्जाम्पल भी दे दिया, क्योंकि बात सीबीएसई स्कूल की हो रही है, सीबीएसई के फंक्शन की हो रही है, तो सीबीएसई के स्कूल फंक्शनरी के नाम पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए दे दी। अथॉरिटी के तौर पर ये पक्का लेजिटिमेट या लीगल राइट होती है अपनी पावर को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे प्रिंसिपल जो है अपॉइंटमेंट मिलता है स्कूल बोर्ड के द्वारा, या फिर पोलिंग ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो ये आप अथॉरिटी के तौर पर मान सकते हैं। अगला वर्ड आपके पास है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है पब्लिक और ग्रुप एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी। जब आप जनता या कोई भी जनता का समूह किसी अथॉरिटी की बात को मानने लगता है तो उस एक्सेप्टेंस को लेजिटिमेसी कहते हैं। जैसे प्रिंसिपल के नोटिस का या ऑर्डर को हर बच्चा हर टीचर रेस्पेक्ट करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पूरे कंट्री के अंदर रेस्पेक्ट किया जाता है, माना जाता है, इसको बोलते हैं लेजिटिमेसी। अगला वर्ड है आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दो अलग अलग वर्ड है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन टास्क। जो भी काम आपको दिया गया है उसको करने की जिम्मेदारी को ऑब्लिगेशन कहते हैं। जैसे क्लास टीचर को अटेंडेंस लेनी होती है, या फिर लैंड रिकॉर्ड के लिए एक रेवेन्यू ऑफिसर जिम्मेदार होता है। लेकिन डेलीगेशन आता है अकाउंटेबिलिटी के साथ। और जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ अथॉरिटी। और अथॉरिटी का मतलब है लीगल राइट या लेजिटिमेट, मतलब आपके तरफ से उसको पूरी पूरा अधिकार है कि वो वाले जो राइट आपको थे कुछ काम करने के, वो आपने सामने वाले को दे दिए। लेकिन सामने वाले ने अगर कोई गलती कर दी तो अंततः जिम्मेदारी, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही मानी जाएगी। प्रिंसिपल ने पूरा फंक्शन कराना था लेकिन किसी टीचर को ड्यूटी दे दी तो टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, लेकिन इन द एंड डेलीगेशन किसने दिया? प्रिंसिपल ने। तो अकाउंटेबल भी कौन होगा? प्रिंसिपल। और अगर रियल लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन केस की बात करें तो एक कलेक्टर जो होता है वो डेलीगेट करता है राशन डिस्ट्रीब्यूशन को, तहसीलदार को ड्यूटी दे देता है फ्लड रिलीफ के दौरान, बाढ़ राहत के दौरान। तो इस तरीके से आप चीजों को, पांचों चीजों को पढ़ सकते हैं। अब इन पांचों चीजों को थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके देखते हैं, और फिर इनके टाइप्स याद करते हैं कि पावर कितने टाइप की है, अथॉरिटी कितने टाइप की है, लेजिटिमेसी कितने टाइप की है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी कितने टाइप की है, और डेलीगेशन के अपने क्या फीचर्स होते हैं। एक बार सारे बच्चे यहां तक का बता दीजिए, चैट बॉक्स में लिख लिया? सारा समझ में आ गया? फटाफट से एक बार बताते रहो। क्या मेरी आवाज सही सर समझ आ रही है? ऑडियो वीडियो सही है? चैट बॉक्स में क्विकली सारे बच्चे कुछ कुछ लिखेंगे। तो पावर शब्द का मतलब होता है, पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स इवन अगेंस्ट देयर विल। किसी की मर्जी के खिलाफ भी किसी के व्यवहार को प्रभावित करना या कंट्रोल करने को इंग्लिश में पावर यानी कि शक्ति कहते हैं। पावर यानी कि शक्ति कहते हैं। और मैक्स वेबर ने एक बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट दिया था, पावर इज द प्रोबेबिलिटी, पावर एक प्रायिकता है, दैट वन एक्टर विद इन ए सोशल रिलेशनशिप विल बी इन अ पोजीशन टू कैरी आउट देयर ऑन विल डिस्पाइट रेजिस्टेंस। किसी विरोध के बावजूद भी कोई पर्सन एक सामाजिक ढांचे में अपनी मनमर्जी चला पाने में जब कामयाब हो जाता है, उस तरह की संभावना को शक्ति कहते हैं। टाइप्स ऑफ पावर की बात करें तो पावर आपके पास पांच टाइप की होती है। पहला होता है आपके पास कोएर्सिव पावर। इसे दमनात्मक शक्ति या दमन करने वाली शक्ति कहते हैं, जिसके अंदर फियर या थ्रेट के आधार पर, डर या धमकी के आधार पर शक्ति बनती है। जैसे अगर आप एग्जांपल लो तो किसी ऑफिसर के द्वारा किसी को सस्पेंड करना या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई करना अपने आप में कोएर्सिव पावर कहलाता है। दूसरी पावर आपके पास रिवॉल्ड पावर होती है। उसके अंदर आपने इंग्लिश में एक चीज भी सुनी होगी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, तो पनिशमेंट एंड रिवार्ड के तौर पर ये यूज होता है। तो एक पनिशमेंट वाली हो गई और एक रिवार्ड वाली हो गई। रिवार्ड के अंदर आप किसी को बेनिफिट या प्रमोशन देते हो, लाभ या पदोन्नति। इसका मतलब किसी पर्सन को डिजायरेबल पोस्टिंग के लिए ट्रांसफर कर देना मनचाही पोस्टिंग में, तो ये अपने आप में एक रिवार्ड के तौर पर कहलाता है। अगला है वैध शक्ति यानी कि लेजिटिमेट पावर। ये आपकी ऑफिशियल पोजीशन के बेस पर होती है, आधिकारिक पद या अधिकार पर आधारित होती है। जैसे एक कलेक्टर ने कोई ऑर्डर जारी किया है, कोई नोटिस जारी किया है, तो उसे आप लेजिटिमेट पावर कह सकते हो। चौथी जो होती है वो एक्सपर्ट पावर, विशेषज्ञ शक्ति होती है, जो आपकी अपनी स्किल्स या आपके नॉलेज पर डिपेंड होती है। जैसे एक आईटी ऑफिसर जो है वो ई गवर्नेंस का काम मैनेज कर रहा है, ऐसी कोर्ट के अंदर कोई पर्सन है वो ई कोर्ट्स का काम मैनेज कर रहा है। ठीक है।
और उसके बाद अगली शक्ति है जो रेफरेंस देने वाली पावर होती है, जिसे बोलते हैं रेफरेंट पावर। ये पर्सनल ट्रेट और रेस्पेक्ट पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत गुणों या सम्मान पर आधारित होती है। आपने देखा होगा हर साल कम से कम 100-200 आईएएस ऑफिसर बनते हैं। तो हर साल 100-200 आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो लगभग 10 साल में 1000-2000 आईएएस ऑफिसर बनते होंगे। लेकिन पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर, मीडिया में कुछ 2-4 ही आईएएस ऑफिसर ऐसे होते हैं जिनकी बातचीत हो रही होती है, या तो अच्छे रूप में या बुरे रूप में, जिसका लोग संदर्भ देते हैं, रेफरेंस देते हैं, यार उसकी तरह बनना है, यार उसकी तरह तो मत ही बनना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो ये पावर जो होती है वो रेफरेंस पावर होती है, और ये आपकी एक इनडायरेक्ट पावर होती है। और जो पब्लिक में काम करके आपके पता चलता है, आपके अच्छे काम है तो आपको अच्छा परसेप्शन लिया जाएगा, और बुरे काम है तो आपका बुरा परसेप्शन लिया जाएगा। तो बताइए टाइप्स ऑफ पावर कितने लोगों का कंप्लीट हो गया है? कोएर्सिव पावर, रिवार्ड पावर, लेजिटिमेट पावर, एक्सपर्ट पावर एंड रेफरेंस पावर। देखिए 5 तरह की पावर है, फटाफट से CRLER याद कर लीजिए। CRLER, कोएर्सिव किसी को सस्पेंड करना, रिवार्ड किसी को प्रमोशन देना, लेजिटिमेट कोई नोटिस जारी करना, एक्सपर्ट यानी कि कोई स्किल या नॉलेज शो करना, और रेफरेंस या रेफरेंट पावर यानी कि आपकी पर्सनल ट्रेट या ट्रेड पर आधारित होती है। तो ये CRLER, वेरी गुड गणेश गौरव, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं, शाबाश। कितने लोग इस क्लास का इंतजार कर रहे थे कि सर क्लास तो लेनी है सर, और चाहे आप किसी भी टाइम आओ। और मैंने आपके लिए 30 दिन का शेड्यूल बना दिया है, और 30 दिन के लिए अब आपका शेड्यूल मैंने एक वीडियो में भी बता दिया था, पूरा शेड्यूल कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। क्या आप उतने सीरियस हैं या नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए। चलिए दूसरा टॉपिक आपके पास आता है, दूसरा टॉपिक आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट या डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि ये पावर से कैसे भिन्न है। अथॉरिटी का मतलब होता है लेजिटिमेट पावर। इसका मतलब एक होता है पावर और एक होता है लेजिटिमेट पावर। तो आप अगर क्लास के अंदर किसी को सीट से उठा के कहो खड़ा हो भाई, मैं तुझे यहाँ बैठने नहीं दूंगा, ये आपकी पावर है। लेकिन पर्सन आपका प्रिंसिपल आके बोले नहीं ये बच्चा है ना, देख नहीं पाता पीछे बैठ के, ये बच्चा आज से आगे बैठेगा, ठीक है, और ये मैं नोटिस भी जारी कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगी? लेजिटिमेट पावर। और वो पावर एक्सेप्टेड बाय पीपल एज राइटफुल, जो कि लोगों के द्वारा बिल्कुल सही तरीके से एक्सेप्ट करी जाती है। तो भैया अगर मैं शक्ति की बात करूं तो ये प्रभाव या नियंत्रण के तौर पर, इन्फ्लुएंस या कंट्रोल के बेस पे होती है। लेकिन अथॉरिटी जो होती है वो लेजिटिमेसी और पोजीशन के आधार पर होती है। नेचर जो होता है पावर का वो लीगल या इलीगल, कानूनी या गैर कानूनी दोनों हो सकती है। लेकिन जो नेचर होता है अथॉरिटी का वो ऑलवेज लेजिटिमेट यानी कि कानूनी या वैध होती है। उदाहरण के तौर पर ब्राइबरी बेस्ड इन्फ्लुएंस इलेजिटिमेट है। कोई पर्सन किसी को घूस देकर अपना प्रमोशन करवाए या किसी से प्रमोशन ले ले, तो वो सारी की सारी चीज अवैध मानी जाएगी। लेकिन कहीं पर सेक्शन 144 अप्लाई किया गया है, इम्पोज किया गया है, पुलिस ऑफिसर लो या लेजिटिमेसी के तौर पर कुछ कानून एनफोर्स कर रहा है, वो वैध माना जाएगा। इसी तरह से अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो शक्ति के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो चीज अथॉरिटी यानी लेजिटिमेसी के साथ बनती है, कानून के दायरे में आती है, तो वो आंसरेबल टू हायर अथॉरिटी और आंसरेबल टू लॉ या आंसरेबल टू कोर्ट या आंसरेबल टू जस्टिस सिस्टम हो जाती है, वो उच्च अधिकारी को जवाबदेह होती है। तो कितने लोगों को बात समझ में आ गई? इसका मतलब एक गुंडा जो होता है, गून में हैव पावर बट नॉट अथॉरिटी। लेकिन एक जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है उसके पास पावर भी है और अथॉरिटी भी है, जो कि उसको लॉ के द्वारा डेराइव की गई है। यस और नो? एक बात बोलूं, मैं आपको ज्यादा दुखी नहीं करता टेलीग्राम पर, है ना, तो टेलीग्राम पर है ना म्यूट करके मत रखना, चैनल को अनम्यूट करके रखना, ताकि आप सब लोगों को है ना नोटिस मिलता रहेगा कुछ भी करके, ठीक है। और देखो टीयर 1 की अब कट ऑफ भी आ गई है, कितने ज्यादा है पर उसका कोई फायदा है नहीं, क्वालिफाई जिसने कर लिया कर लिया। अब सारा गेम किसका है? टीयर 2 का गेम है। उसके बाद नॉर्मल से टाइपिंग होनी है आपके पास, तो बस टाइपिंग की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। बाकी है ना टीयर 2 पे पूरा का पूरा ध्यान दो, 180 190 नंबर कैसे लाने। ठीक है आगे बढ़े भैया, यहाँ तक का क्लियर है? अब देखिए अगला वर्ड आता है लेजिटिमेसी। तीसरा वर्ड क्या था? लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी अधिकार का आधार। लेजिटिमेसी इज द पब्लिक बिलीफ दैट एन ऑफिशियल और इंस्टीट्यूशन हैज द राइट टू एक्सरसाइज अथॉरिटी। अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला आपको, ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोड पर रोक लेता है, तो आप ये नहीं कहते तू होता कौन है मुझे बीच में रोकने वाला, यस और नो? तो आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते।
तो लेजिटिमेसी यह विश्वास है जो जनता किसी अधिकारी या संस्था की वैधता और अधिकार पर करती है कि हाँ भाई विश्वास है। और जो आपके पास लेजिटिमेसी है वो तीन टाइप की होती है। पहला ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, जिसके अंदर परंपराएं और लंबे समय से चली आ रही प्रथाओं के आधार पर कुछ चीजें बनाई जाती है। ये चीजें पिछले दिनों में राजशाही सिस्टम में या लोकल लेवल पर पंचायत प्रधान के सिस्टम पर चलती है। दूसरी चीज आपके पास होती है कैरिस्मेटिक या करिश्माई। ये किसी पर्सन के पर्सनल कैरिश्मा ऑफ लीडर, किसी नेता के, किसी लीडर के व्यक्तिगत आकर्षण के ऊपर निर्भर करती है। जैसे कई बार फ्रीडम फाइटर्स लाइक गांधी जी के ऊपर, कि गांधी जी ऐसा मानते थे तो हम भी ऐसा ही करेंगे, वो इसके ऊपर होती है। लेकिन जो मॉडर्न लेवल पर एक सुपरिटेंडेंट को एक हायरार्की के अंदर फॉलो करनी होगी, वो लीगल प्लस रेशनल, वैधानिक प्लस तार्किक लेजिटिमेसी फॉलो करनी होगी, जो कि हमारे इंडिया के कानून या सीबीएसई के रूल या सीबीएसई के जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशनल ऑफिस के बेस पर चीजें होंगी। कानून, नियम और संस्थागत पद के आधार पर होगी। जैसे आईएएस का पद है, इलेक्शन कमीशन का जो पद है, या चुनाव आयोग है, या फिर कोई भी इस तरह की संस्था है, वो एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल के आधार पर काम करती है। और प्रोटोकॉल का मतलब होता है अ सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ लॉज, रेगुलेशंस, डायरेक्टिव्स, कुछ इस तरह से बन जाएगा। नहीं, सेम डे टाइपिंग नहीं होगा, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 10 गुना बच्चे, फिर 5 गुना बच्चे अलग अलग बुलाए जाएंगे। तो पहले 10 गुना बुलाए जाएंगे, फिर 5 गुना, तो चेक होने में टाइम भी तो लगेगा। नोटिफिकेशन पढ़ा करो देखो प्लीज। चलिए अगला वर्ड देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का मतलब है एक वह जिम्मेदारी जिसमें व्यक्ति को अपने कार्य पूरे करने होते हैं और उसके लिए उत्तरदायी भी होना पड़ता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट ड्यूटीज एंड ऑल्सो बी आंसरेबल फॉर देम। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको अपने ड्यूटी को पूरा करना है और बाद में उसके प्रति जिम्मेदार भी होना है, आंसरेबल होना। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके पास तीन टाइप की होती है। पहली होती है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। ये आपको एज ए सीबीएसई सुपरिटेंडेंट फॉलो करनी है विद इन द ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, कार्यालय या संस्था के अंदर की जिम्मेदारी है। जैसे आपका एक क्लर्क है, दैट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पैचिंग रजिस्टर, वो रजिस्टर डिस्पैच करने के लिए जिम्मेदार रहेगा, वो लिपिक। एक आपके पास मॉरल या एथिकल यानी कि नैतिक जिम्मेदारी होती है, जो कि आपकी कंसाइंस या मोरालिटी के आधार पर होती है, अंतरात्मा या नैतिकता के आधार पर। जब भी आप कुछ गलत होता देखें तो आप उसके बारे में सही फैसला लें, काम एंड कंपोज होकर अपने सीनियर को बताने की कोशिश करें। विसल ब्लोअर रिपोर्टिंग करप्शन, भ्रष्टाचार की सूचना देने पर आपको नैतिक जिम्मेदारी आपकी ये मानी जाती है। और तीसरी जिम्मेदारी आपकी होती है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबल टू पीपल और पब्लिक। पॉलिटिकल का मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस या पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियन से होंगे। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब ही होता है पब्लिक, जिनके लिए पॉलिसी बन रही है उनके प्रति जिम्मेदार रहना। तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपका काम है एक ऐसे डेस्क पर, एक ऐसे काउंटर पर जहाँ पे ज्यादातर सीबीएसई के 10वीं 12वीं के स्टूडेंट आते हैं, या सीबीएसई जो अलग अलग तरीके के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसमें आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, तो आपको जनता के प्रति जवाबदेह होना है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक इलेक्टेड मिनिस्टर जो है वो सिटीजन के प्रति जिम्मेदार रहता है, चुना हुआ मंत्री जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है। तो अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी फिक्स है, किसको क्या क्या करना है थ्रू रूल्स। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स हैं उसके लिए बने हुए, और इसी के अनुसार सारे के सारे रेगुलेशंस को कंडक्ट किया जाता है। सारे बच्चे आज की क्लास में के बाद ऑल इंडिया सर्विस बुक को एक बार जरूर से जरूर फॉलो करेंगे और इसकी एक बार समरी जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये वाला आंसर को और ज्यादा बेटर वे में लिखने के लिए आपके पास ये चीज काम आएगी। तो फटाफट से बताइए कितने लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड क्लियर हो गया है। तो देखिए हमारे पास था वर्ड पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी। अब वर्ड आ रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो उसके बाद आएगा डेलीगेशन। डेलीगेशन दुनिया का सबसे सुंदर शब्द है। प्रशासन में दक्षता का अधिकार यानी कि कार्य प्रेषण, कार्य को एक दूसरे को बांट देना, प्रेषित करना। डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट while the superior still remains accountable। डेलीगेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को अधिकार सौंपता है, लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व उसी सीनियर के पास बना रहता है। डेलीगेशन का मतलब है एक असाइन टास्क होता है और लिमिटेड डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। कार्य आप सौंप तो सकते हो, लेकिन निर्णय लेने की स्वतंत्रता सीमित होती है। काम आपको पूछ कर करना होता है। दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी रिमेन्स विद द सुपीरियर, उत्तरदायित्व हमेशा उच्च अधिकारी के पास ही बना रहता है।
अगर मैं डेलीगेशन की बात करूं तो प्रशासन में दक्षता के अधिकार में यहाँ पे 3 तरह के फैक्टर्स या कंपोनेंट होते हैं, 3 तरह के कारक या घटक होते हैं। पहला असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, सबसे पहले काम को बांटा जाएगा। दूसरा ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, कितनी शक्तियां दी जाएगी। और चौथा क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कौन सा काम क्या होने पर कितनी जवाबदेही उसकी सुनिश्चित की जाएगी। सारे बच्चे एक बार इस चीज को फॉलो करके लिख लो, क्योंकि इसके ऊपर डेलीगेशन के ऊपर पिछले दिनों में बाकी किसी एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से सीबीएसई भी इसको मेंटेन कर सकता है इस क्वेश्चन को। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में बस इतना सा फर्क है, एक एमटीएस पर्सन की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बट उससे कुछ गलत हो गया और वो काम उसके सीनियर ने दे रखा था उसको, तो अकाउंटेबल कौन माना जाएगा, उसका सीनियर माना जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपने आप में है सिनोनिम, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो वर्ड है वो सीनियर्स के लिए यूज होता है जहाँ पे डेलीगेशन चीज आती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है वो किसी भी हायरार्की में किसी भी लेवल और डेजिग्नेशन पे काम करने वाले पे अप्लाई होता है। क्लियर है? चलिए, अब इस पूरे प्रोफाइल को एक बार पढ़िए, और आप में से कितने लोग मेरे को ऑडियो वीडियो के हिसाब से बताएंगे और इंटरेक्ट करके दिखाना है, और जो इंटरेक्ट करेगा मेरे को अच्छा लगेगा। और फटाफट से बताइए इसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छी बात आपको क्या लग रही है, जो सामने स्लाइड दे रखी है, इसको आप किस तरीके से पहचानते हैं। चलिए फटाफट बताओ, सबको समझ में आएगा नहीं? चलो, तो ये पांचों टाइप का चीजें पूरी हो गई है। अब इन पांचों टाइप के बाद, जैसे एक शहर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो अपनी अथॉरिटी किसी एसडीएम को या तहसीलदार को दे देता है, जो कि अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं, लैंड या रेवेन्यू से रिलेटेड ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे चीजों को डेलीगेशन कर दिया किसने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने। तो डीएम डेलीगेट्स वेरिफिकेशन टास्क टू तहसीलदार फॉर इलेक्शन रोल्स, बट इफ देयर इज अ कंप्लेंट, डीएम इज स्टिल आंसरेबल। आपने कई बार देखा होगा कुछ डिजिटली कोर्ट के प्रोसीडिंग्स आपको यूट्यूब पे शॉर्ट्स में वगैरह दिखाई देते होंगे, और वहां पे कई बार डीएम खुद खड़ा होता है, जी सर हो गया सर, गलती होगी सर, लेट हो गया सर। इसका मतलब काम किसी छोटे वाले ने करा होगा गलत, लेकिन आंसर गलत, और मतलब सॉरी, जिम्मेदारी उसी की बनती है कोर्ट के सामने प्रस्तुत होने की। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आदित्य ने बिल्कुल सही कहा है, डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट अकाउंटेबल इज टॉप मोस्ट ऑफिशियल। वेरी गुड। डेलीगेशन का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट अकाउंटेबल जो होता है वो हमेशा टॉप मोस्ट ऑफिशियल होता है। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करें। तो इस पूरे प्रोसेस में जिम्मेदारी सबको मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, यहाँ पे ये भी सबकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अकाउंटेबल कौन है यहाँ पे, द पर्सन, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्लियर है? हेलो हेलो। अब देखो, तुम लोग 24 लोग हो इस समय, क्या ये 24 के 24 लोगों को ये माना जाए कि तुम लोगों का 142 लोग जो सिलेक्शन होगा लास्ट में, उनमें तुम्हारा नाम आएगा, और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी या घटेगी? जिस तरह का कंटेंट हम दे रहे हैं, जिस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं, और लगातार रिजल्ट आने से पहले से हम लगे हुए हैं, इतने लोगों को पता है कि यस सर, हम आपसे शुरू से जुड़े हुए हैं। तो चलो एक समरी चार्ट पढ़ लेते हैं। पावर का मतलब है किसी को इन्फ्लुएंस करना, एबिलिटी, इन्फ्लुएंस टू अदर। अथॉरिटी का मतलब लेजिटिमेट पावर होना। लेजिटिमेसी का मतलब है अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने की पब्लिक डिमांड होना। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सिर्फ आंसरेबल होना अपने अपने काम के प्रति। और डेलीगेशन का मतलब है अपने सबॉर्डिनेट को टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम ड्यूटी को एलोकेट करना, असाइन करना, लेकिन जिसमें जो टॉप मोस्ट पर्सन है वही अकाउंटेबल रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये पांचों वर्ड के बाद इसके अंदर से कुछ बातें आएंगी। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सारे बच्चे अपना ध्यान चैट बॉक्स पे रखेंगे और क्वेश्चन नंबर के साथ लिखेंगे 1A, 1B, 1C और 1D। पहले मैं आपको 20 क्वेश्चन एमसीक्यू करवाऊंगा, और उसके बाद 5 क्वेश्चन आपको मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा। और कल मैं उन दोनों क्वेश्चन को आपको चेक और इवेल्युएट करके दिखाऊंगा कि इसको लिखना कैसे था और तुमने कैसे लिखा है। क्लियर है? कैसा है तरीका पढ़ाने का? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पावर इन एडमिनिस्ट्रेशन? प्रशासन में पावर को सबसे सही रूप में कौन परिभाषित करता है? लीगल राइट टू कमांड, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, मॉरल ऑब्लिगेशन या पॉलिटिकल पोजीशन? यस, 1 2 3 एंड बूम, फटाफट बताइए, 1 का आंसर क्या आएगा?
शुभम भाई आंसर गलत है। श्रुति आंसर गलत है। जो लोग ए बता रहे हैं वो आंसर गलत है। बी इज द करेक्ट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। पावर का मतलब है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, लेकिन अथॉरिटी का मतलब है लेजिटिमेट पावर। बताओ यस और नो, याद हुआ या नहीं हुआ? तो पावर मीन्स द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स विदाउट लीगल राइट, लेकिन लीगल राइट के साथ हो तो वो पावर नहीं कहलाता, वो फिर आपके पास अथॉरिटी कहलाता है। जिन जिनका गलत गया है से सॉरी, एंड देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपकी स्क्रीन पर, अथॉरिटी डिफर्स फ्रॉम पावर इन विच की एस्पेक्ट। अथॉरिटी पावर से किस मुख्य पहलू से भिन्न है? इन्फ्लुएंस के तौर पे, यूज ऑफ फोर्स के तौर पर, लेजिटिमेसी के तौर पर, या फिर डिस्क्रिशन के तौर पर? तो चलिए फटाफट आंसर बताइए। इस बार राइट आंसर सबका सही आ रहा है। आंसर है इस बार का सी, लेजिटिमेसी। कानून के दायरे में जब चीजें होती है तो वो चीजें पावर को अथॉरिटी से अलग बना देती है। मुझे बताइए क्या इन सारे क्वेश्चन से सिर्फ क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंट पावर? हाँ जी, रेफरेंट पावर पढ़ा था या नहीं? इनमें से कौन सा रेफरेंट पावर का उदाहरण है? कलेक्टर इशुइंग एन ऑर्डर, पुलिस एनफोर्सिंग लॉ, पीपल फॉलोइंग ए लीडर आउट ऑफ एडमायरेशन, या टीचर असाइनिंग होमवर्क? तो मुझे पता है रेफरेंट का मतलब है लोग जब किसी से खुश या दुखी होकर फॉलो करते हैं उस चीज को बोलते हैं। तो किसी की एडमायरेशन में, किसी की प्रशंसा में, किसी लीडर की बात को फॉलो करते हुए पीपल चले, उसे रेफरेंट पावर कहते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान या आकर्षण पर आधारित होती है। बोलो भैया सही गया या नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, लेजिटिमेसी इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके साथ लेजिटिमेसी सही से जुड़ी हुई है? फियर के साथ, लॉ के साथ, एक्सेप्टेंस बाय पीपल के साथ, या पॉलिटिकल अथॉरिटी के साथ? ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया लग रहा होगा लेकिन आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप इसको। तो इसके अंदर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लोगों का आंसर आया होगा लेजिटिमेसी लॉ। लेजिटिमेसी का तो मतलब ही होता है लॉफुलनेस, लेकिन लेजिटिमेसी वो चीज होती है जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसे लेजिटिमेसी कहते हैं। बताओ यही बात समझाई थी या नहीं लेजिटिमेसी के अंदर? यस और नो? तो लेजिटिमेसी इज द पीपल्स और पब्लिक्स बिलीव दैट अथॉरिटी इज राइटफुल। लेजिटिमेसी का अर्थ है कि जनता को विश्वास हो कि अधिकार लीगल है, कानूनी है, वैध है। हाँ जी, मजा आ रहा है या नहीं? हेलो हेलो बताते रहो यार। और मैं इसी चार्जिंग के साथ आपके सामने आता हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास से मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा कि अगर आपका कैमरा बंद हुआ मैं तुरंत इसमें आपको रिमूव करूंगा। आपको कोई रिकॉर्डिंग, कोई पीडीएफ, किसी तरह का एक्सेस नहीं दूंगा, बिकॉज आई वांट सीरियस, मोस्ट सीरियस स्टूडेंट्स विद मी। आपका अपना एटीट्यूड है तो हमारे भी अपने डिसिप्लिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डेलीगेशन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग? डेलीगेशन में कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है? ओनली गिविंग ऑर्डर्स, ट्रांसफरिंग अकाउंटेबिलिटी फुल्ली, असाइनिंग टास्क एंड लिमिटेड अथॉरिटी, रिमूविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? बहुत ही आसान क्वेश्चन। पहले सवाल में ओनली लिख दिया, ओनली गिविंग ऑर्डर गलत है। ट्रांसफरिंग अकाउंटेबिलिटी फुल्ली, फुल्ली लिख दिया तो गलत हो गया। रेस्पॉन्सिबिलिटी को देते हैं या रिमूव करते हैं तो ये भी गलत हो गया। तो 3 गलत हो गए, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, बी आंसर नहीं आएगा। सिमरन, डेलीगेशन का मतलब है अपना जिम्मेदारी देना, रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, ट्रांसफर करना, ना कि अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी तो खुद के ही हाथ में रहती है। आपको अभी तक ये वाली बात समझ में नहीं आई मतलब? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डेलीगेशन में कार्य और सीमित निर्णय लेने की शक्ति शामिल होती है। डेलीगेशन मीन्स टास्क एंड लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। बाल मुकुंद कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं? कीप योर कैमरा ओपन। बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहें। बहुत सुंदर नाम है बाल मुकुंद, श्री कृष्ण का नाम है ना ये? ठीक है। चलिए, हु रिटेन्स द फाइनल अकाउंटेबिलिटी इन डेलीगेशन? डेलीगेशन में फाइनल अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? ये आसान क्वेश्चन है, सबसे जल्दी आसान देना चाहिए। जल्दी जल्दी टाइप करो। सबऑर्डिनेट के पास तो कभी अकाउंटेबिलिटी आती नहीं, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं आती। सुपीरियर के पास रहती है, टीम के पास नहीं होती, पब्लिक के पास नहीं होती। तो आंसर आएगा बी। आसान है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं? तो बिना पीवाईक्यू के पढ़ाऊंगा, पीवाईक्यू के पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अथॉरिटी? अब तुम्हें अगर अथॉरिटी के फीचर पता है तो नॉट वाला आंसर निकल जाएगा। चलो, अथॉरिटी में क्या नहीं होता? लेजिटिमेसी नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर नहीं होती, या डेराइव्ड फ्रॉम पोजीशन नहीं होती। बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो भैया लेजिटिमेसी तो होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, पोजीशन से डेराइव होती है, लेकिन मन मर्जी की पावर यूज कर सकते हो ये नहीं होता भैया। आर्बिट्ररी का मतलब है मन मर्जी, रैंडम यूज ऑफ पावर। आसान है, मनमानी नहीं होती बल्कि वैध होती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेनली बेस्ड ऑन? तो आपने 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी, उसमें से बीच वाली थी मॉरल ऑब्लिक एथिकल। उसकी कोई एक विशेषता याद रखो दिमाग में, और ये चीज क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में अगर आ गई तो आंसर से पहले ही आपका आंसर आ चुका होगा।
ऑफिशियल पोजीशन, कंसाइंस एंड एथिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम, रिटन लॉ। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन। मॉरल का मतलब एथिकल, एथिकल का मतलब कंसाइंस एंड एथिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेराइव्ड बाय कंसाइंस। नैतिक जिम्मेदारी अंतरात्मा और नैतिकता पर आधारित होती है। चलिए सारे बच्चे मुझे ना इसका एक एग्जांपल दो फटाफट। एक एग्जांपल दो, सिंगल, एक वर्ड में दो, सिंगल वर्ड में दो फटाफट, देखते हैं कितना याद रहता है। ओ भाई क्या हाल है, तेरा मेल आया था मेरे पास। अंकित, आया लेट तो आज। फादर फुलफिलिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज फैमिली। नहीं नहीं ये तो ठीक है, ये ऑफिस के बारे में बात बताओ ना, ऑफिशियल लेवल पर। एम्बुलेंस गो फास्ट फर्स्ट इन ट्रैफिक। अच्छा हाँ ऑफिस में कोई बात नहीं। करप्शन का केस था ना, करप्शन के केस में विसल ब्लोअर की भूमिका निभाना कंसाइंस और एथिक्स के हिसाब से है ना, वो वाला एग्जाम्पल। तो आपको भी सीबीएसई के अंदर जाके कुछ भी इस तरह के काम नहीं करने हैं, है ना। जैसे अभी चल रहा है ना 10-12 लाख रुपए में कुछ काम, वैसे कुछ नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। ये देखो एक बच्चा कमेंट करके लिख रहा है, हाँ सर जितने दिए हैं वो तो पूरे करेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। विच फॉर्म ऑफ पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय एन आईटी एक्सपर्ट मैनेजिंग डिजिटल सिस्टम। अब ये फॉर्म ऑफ पावर की बात कर रहा है, कौन सी पावर अप्लाई करेगा। डिजिटल सिस्टम को मैनेज करने वाले आईटी विशेषज्ञ द्वारा कौन सी पावर प्रयोग की जाती है। रिवार्ड पावर है, इनाम दे रहा है किसी को, कोएर्सिव पावर है, पनिश कर रहा है किसी को, एक्सपर्ट पावर है, स्किल दिखा रहा है अपनी, पॉलिटिकल पावर है, राजनीति दिखा रहा है, पब्लिक की बात कर रहा है। तो ये अपने आप में स्किल वाली बात कर रहा है, और स्किल वाली बात में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्किल बेस्ड पावर इज कॉल्ड एक्सपर्ट पावर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन आसान क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन बदल जाएंगे 11वें से। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी शोन व्हेन। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब दिखाई जाती है। ऑफिसर कंप्लीट्स अ फाइल, वोटर चेक्स हिज नेम, मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पब्लिक, या जज रीड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। सर एक बच्चा लिख रहा है सर क्वेश्चन कोई भी हो आंसर सी आएगा। अरे ओ ऐसे मत करियो ऐसे मत करियो भैया, क्वेश्चन कोई भी हो आंसर सी आएगा, ऐसे मत करियो। ठीक है, चलिए वैसे आंसर सी है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, पॉलिटिकल शब्द का मतलब है पब्लिक की तरफ जिम्मेदारी रखना। तो जहाँ पे पब्लिक शब्द आ जाए वो राइट आंसर हो जाएगा, बस ऑप्शन सी। क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 से एमसीक्यू है, बट वो सच में 3 नंबर वाले एमसीक्यू है। 3 नंबर वाले मतलब सही में खोपड़ी खराब करने वाले हैं। देखो पहली बात तो क्वेश्चन की लंबाई बड़ी, फिर उसमें ऑप्शन की भी लंबाई बड़ी। अब चलो करो। Which of the following scenarios best illustrates the concept of legitimate authority in public administration? निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य सार्वजनिक प्रशासन में वैध अधिकार यानी कि लेजिटिमेट अथॉरिटी को सबसे अच्छे से दर्शाता है। A senior officer using personal connection to influence a decision, an elected official exercising powers granted under the constitution, a manager forcing employees to follow orders through fear of transfer, a political leader giving orders without holding any formal position। आप इसमें क्या करना, जितना लंबा क्वेश्चन आए, किसी ने आप इस बार जे का एग्जाम दिया था जे, उसमें सीबीएसई के 10 क्वेश्चन आए थे। 10 में से 7 क्वेश्चन पता कैसे थे, क्वेश्चन पढ़ के हो रहे थे ना, ऑप्शन पढ़ के हो रहे थे ना, कि आपकी नॉलेज से हो रहे थे, यस और नो। वैसे ही क्वेश्चन होंगे ये, जितना बेकार क्वेश्चन लगे ना उतना आसान मिलेगा लास्ट में। इसका पक्का आंसर भी आ रहा होगा, क्योंकि लेजिटिमेट का मतलब है अंडर लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के काम करना और अपनी पावर को एक्सरसाइज करना एक इलेक्टेड ऑफिसर के द्वारा। बाकी सब में कुछ ना कुछ गलती है, जैसे पर्सनल कनेक्शन देना, दूसरा फियर वाली बात करना, तीसरा विदाउट होल्डिंग एनी फॉर्मल पोजीशन। तो बी इज द राइट आंसर। मनीषा सी नहीं आएगा ना। फियर ऑफ ट्रांसफर दिखा के किसी को आप अपने फॉलो करवाओगे ऑर्डर, बहुत बेकार मैनेजर बनेगी तो ऐसे, है ना। मैं तेरा ट्रांसफर कर दूंगी, फिर तेरा भी तो कोई ट्रांसफर कर देगा, है ना, ऐसे अच्छा लगेगा तेरे को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज डेलीगेशन सपोर्ट एफिशिएंसी इन ए ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। एक नौकरशाही व्यवस्था में डेलीगेशन यानी दक्षता को कैसे बढ़ाता है। बाय ट्रांसफरिंग फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। देखो इसने क्या लिख दिया, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी विदाउट ओवरसाइट। क्या ये गलत है या सही है, ए गलत। बाय अलाउइंग सुपीरियर टू फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग व्हाइल असाइनिंग रूटीन टास्क टू जूनियर, ये ठीक हो सकता है। बाय एनेबलिंग पॉलिटिकल लीडर टू बाईपास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल, बाईपास कर देना रूल को, सी गलत है। बाय सेंट्रलाइजिंग ऑल डिसीजन एट द हाईएस्ट लेवल टू मेंटेन कंट्रोल, इसका मतलब तो काम असाइन ही नहीं किया। तो डेलीगेशन में काम असाइन करना भी पड़ेगा, लेकिन सारा का सारा बेसिक फोकस सुपीरियर का डिसीजन मेकिंग पे रहेगा। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अगर मैं बी देखूं किस किस का राइट आंसर है 12th का बी, आदित्य, प्रिंसी, निखत,
गणेश, सत्यम, श्रुति, शुभ, एकेएस, मनीषा, जयंत, सिमरन, कोश, रितु, मयंक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स डज पावर एग्जिस्ट विदाउट अथॉरिटी? ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसमें पावर तो है पर अथॉरिटी नहीं है? A district magistrate issuing an emergency order during flood, a criminal gang leader forcing local to pay for protection, a school principal punishing a student for misconduct, या a police officer booking a traffic violator under law? क्या आंसर आएगा, फटाफट बताओ। तो भैया जब पावर हो और अथॉरिटी ना हो, मतलब गुंडा आदमी है वो, क्रिमिनल गैंग लीडर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप सारे लोग अपने कमेंट बॉक्स के अंदर एक तो एवरीवन पे क्लिक कर लेंगे, एवरीवन पे कमेंट बॉक्स में, ताकि सारे लोग आपके कमेंट या आपकी चीजें पढ़ भी सकें और आप भी एक दूसरे के कमेंट पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक सेवक की नैतिक जिम्मेदारी को दर्शाता है? फॉलो ऑर्डर्स इवन इफ दे वायलेट एथिकल स्टैंडर्ड्स, रिपोर्टिंग करप्शन विद इन द डिपार्टमेंट इवन एट पर्सनल रिस्क, ignoring loopholes if no rule is technically broken, या blindly obeying superior instruction at all times? तो नैतिक जिम्मेदारी, ब्लाइंडली ओबे करना ये भी गलत बात है, इग्नोर करना ये भी गलत बात है, वॉयलेट करना ये भी गलत बात है, लेकिन करप्शन को रिपोर्ट करना पर्सनल रिस्क पर, ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। यस और नो? करेक्ट है। कितने लोगों को लग रहा है कि सर बहुत आसान चीज है ये, तो आसान लग रही है, ये आसान बना दी गई पहले? तो हर चैप्टर को ऐसे आसान बनाया जाएगा, लेकिन आज क्योंकि आपका डे 1 है तो आपको बस ये सुविधा दी जा रही है कि आप इस क्लास को आनंद ले सकते हैं ओपनली, लेकिन बाद में इन क्लासेस को हम थोड़ा सा डेडिकेटेड लेवल पे अपनी ऐप पर करा करेंगे। सार्वजनिक प्रशासन में अथॉरिटी को प्रभावी बनाने के लिए किसका समर्थन? प्रिंसी आप अपने डाउट अपने मेल आईडी पे छोड़ दीजिए, जवाब दे दिया जाएगा टाइम से। कोई बात नहीं सिमरन, सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। अथॉरिटी को प्रभावी बनाने के लिए किसका समर्थन आवश्यक है? पॉपुलैरिटी ऑफ द ऑफिसर अमंग स्टाफ, लीगल सैंक्शन एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस, पॉलिटिकल कनेक्शन एंड प्रमोशन, या ट्रांसफर ऑर्डर फ्रॉम हायर अप्स? तो इसके अंदर आएगा लीगल सैंक्शन एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस। अथॉरिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है, क्योंकि अथॉरिटी का मतलब ही होता है जिसमें पब्लिक एक्सेप्टेंस हो, और दूसरा हर चीज की लीगल बैकिंग या लीगल एक्सेप्टेंस या सैंक्शन हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिस्टिंग्विशेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी? प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारी में क्या प्रमुख अंतर है? Administrative is to voters, political is to ministers. Administrative is based on ethics, political is based on fear. Administrative is internal to the office, political is public facing. Administrative is informal, political is formal. तो देखिए, पहली बात है, पॉलिटिकल का मतलब हमेशा मिनिस्टर नहीं होता, दूसरी बात फियर नहीं होता, और तीसरी बात एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फीरियर इनफॉर्मल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑफिस के इंटरनल की चीज है, और पॉलिटिकल का मतलब होता है पब्लिक फेसिंग, जिसमें लोगों को आपको पब्लिक फेस करना पड़ता है, लोगों के साथ मुखातिब होना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है। क्लियर? इसका मतलब मेरे पास जितनी टीम काम कर रही है वो सारी की सारी मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है, और मैं आपके सामने आपके डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आपके पॉलिटिकल लेवल पर पब्लिक फेसिंग के तौर पर आती है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 17, why is it important for a superior to remain accountable even after delegation? सिमरन तुम बताओगे इसका आंसर, बोलो यस और नो। डेलीगेशन के बाद भी वरिष्ठ अधिकारी का उत्तरदायी रहना क्यों जरूरी है? बिकॉज जूनियर्स आर नॉट कैपेबल, बिकॉज फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पर्सन हु डेलीगेटेड द टास्क, या फिर बिकॉज डेलीगेशन इज नॉट अलाउड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, या बिकॉज इट इंक्रीजेज द वर्कलोड? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, द आंसर इज करेक्ट सिमरन, बहुत बढ़िया। तो आंसर इज बी, डेलीगेशन शेयर्स अथॉरिटी नॉट अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही देने वाले के पास ही रहती है, अधिकार भले ही सौंपे जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पावर इज मोस्ट यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म लीडरशिप इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? दीर्घकालिक प्रशासनिक नेतृत्व के लिए कौन सी शक्ति सबसे उपयोगी है? कोएर्सिव पावर, एक्सपर्ट पावर, रिवॉर्ड पावर, पॉलिटिकल पावर? ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, शायद सर ने ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी कोएर्सिव पावर या एक्सपर्ट पावर में से, कोएर्सिव तो कभी काम की नहीं होती, पॉलिटिकल कभी काम की नहीं होती, एक्सपर्ट या रिवार्ड में से हमेशा याद रखना एक्सपर्ट पावर आपको अपने आप को हर साल हर दिन अप स्किल करना है,
ताकि आप जिस दिन आपकी कुर्सी पे नहीं है तो आपको मिस किया जाए कि भाई वो होता तो इस काम को देख लेता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये लॉन्ग टर्म में चलेगी। ठीक है, तो आप अपने आप को जो टाइपिंग के ऊपर रोज काम करते हो कि 35 से नीचे ना चली जाए, उसका मतलब एक्सपर्ट पावर बढ़ा रहे हो या रिवार्ड पावर बढ़ा रहे हो। नॉलेज बिल्ड्स लास्टिंग इन्फ्लुएंस एंड ट्रस्ट। ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इम्प्रॉपर डेलीगेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। इम्प्रॉपर डेलीगेशन, अब इसमें कुछ गलत बात बतानी है। Asking junior to review files, assigning clerical tasks to subordinate, allowing a junior to make final legal decision without approval, asking for a draft report from a staff। भैया एक बात बताओ, किसी जूनियर को बोल दिया भाई फाइल रिव्यू करो, हो सकता है, ये तो प्रॉपर है। क्लैरिकल टास्क किसी कलर को ही देना प्रॉपर है। किसी स्टाफ को रिपोर्ट ड्राफ्ट करने के लिए कहना प्रॉपर है, लेकिन आप किसी जूनियर को कहो फाइनल डिसीजन भी तुम ही ले लेना, ये इम्प्रॉपर है। सी इज द राइट आंसर। डेलीगेशन शुड नॉट ओवरराइड लीगल अथॉरिटी लिमिट्स। क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स लेजिटिमेसी ऑफ पावर प्राइमरली कम्स फ्रॉम। लोकतंत्र में शक्ति की वैधता मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है। जैसे ही बोल देना वर्ड लोकतंत्र, लोगों के द्वारा, तो लोगों के द्वारा क्या होता है, पब्लिक मैंडेट थ्रू इलेक्शन। लोकतंत्र तो होते ही इलेक्शन की तरह। ऑप्शन नंबर सी। चाइना में इलेक्शन होते हैं क्या? अमेरिका में होते हैं। सिंगल पार्टी सिस्टम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी विद एन एग्जांपल फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन है, शक्ति और अधिकार में क्या अंतर है, किसी प्रशासनिक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर वेदर लीगल और नॉट। अथॉरिटी इज a legitimate power sanctioned by law and position. For example, a local gangster may control a community through a fear power, but a district magistrate does so using lawful orders or authority. Authority includes accountability and legal backing. A police officer issuing traffic fines acts under authority, while a union leader threatening strikes uses power. Thus, authority brings legitimacy, but power may exist without it. कितने लोगों को बात समझ में आई कि अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आंसर कैसे लिखना है। शक्ति वह क्षमता है जिससे कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है, चाहे वह वैध हो या नहीं। अधिकार वह शक्ति है जो किसी वैधानिक पद या कानून द्वारा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, एक माफिया डर के बल पर लोगों पर नियंत्रण रखता है, ये शक्ति का बात है। जबकि जिलाधिकारी वैध आदेशों द्वारा वही कार्य करता है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटना अधिकार का उदाहरण है, जबकि किसी दबंग या का धमकी देना केवल शक्ति का प्रयोग है। अधिकार में जवाबदेही और विधिक समर्थन निहित होता है। हाँ, रूल्ड शीट मिलेगी आपको, इसलिए रूल्ड शीट्स पर अपनी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लेजिटिमेसी एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Legitimacy refers to public acceptance of a person's or institution's right to rule or make decision. It ensures trust and voluntary compliance. For instance, the Election Commission of India is widely trusted due to constitutional backing. Without legitimacy, administrative actions may face resistance. If people perceive the police as corrupt, their authority weakens. Thus, legitimacy is a mix of legal approval and public trust, essential for stable governance and rule of law. यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन याद करना आसान है, लेकिन 75 से 100 वर्ड में आंसर लिखने के लिए अपनी ही बात को एग्जाम्पल्स के साथ बहुत सारी बातों में लिखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको अच्छे एग्जाम्पल्स को पहले रीड करने हैं, फिर दिमाग में रिटेन करने हैं, और फिर इनको राइट करना है, और फिर इनको लर्न करना है। जब आप ये सारे काम करोगे तो चैप्टर बाई चैप्टर आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन हो जाएगा, और 44 मार्क्स में से 44 मार्क्स आपके पूरे के पूरे आ सकते हैं, जितना कंटेंट मैं दे रहा हूँ वहां से। ट्वेल्थ का आपका एग्जाम हुआ था ना, जैसे ट्वेल्थ का एग्जाम हुआ था, कैसी शीट या कॉपी मिली थी, वैसे ही आपको एक कॉपी मिलेगी। अब देख लो वो कैसी लाइन थी, कैसी चीज थी। वैधता क्या होती है और ये सार्वजनिक प्रशासन में क्यों आवश्यक है।
वैधता वह स्थिति है जब जनता किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार को न्यायोचित और स्वीकार्य मानती है। यह प्रशासन में विश्वास, सहयोग और आत्म अनुशासन को बढ़ावा देती है। उदाहरण स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग जनता द्वारा मान्यता प्राप्त वैध संस्था है, क्योंकि उसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। यदि किसी विभाग की निष्पक्षता पर संदेह हो तो उसकी वैधता समाप्त हो जाती है और विरोध उत्पन्न होता है। वैधता विधिक मान्यता और नैतिक स्वीकृति का संतुलन है, जो सशक्त लोकतांत्रिक शासन की नींव है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, हम टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे और मन लगा के करेंगे। क्वेश्चन है, डिफाइन डेलीगेशन, हाउ डज इट इंप्रूव एफिशिएंसी? हाउ डज इट इंप्रूव एफिशिएंसी? दिखाई दे रहा है? एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। हाँ जी, दिखाई दे रहा है क्या? ठीक, चलिए ठीक है। Delegation is the process by which a superior assigns authority to a subordinate while retaining final accountability. समझ में आई ये लाइन अब सबको? ये तो रट लो अब। It helps divide workload, allowing senior officers to focus on core decision making. For example, a collector may delegate disaster relief responsibility to a tahsildar. However, the collector remains accountable for the outcome. Delegation enhances speed, efficiency, clarity in governance. It is a fundamental tool for decentralized administration in large bureaucratic systems like India's. कार्य प्रेषण क्या है और यह प्रशासन में कार्य कुशलता कैसे बढ़ाता है? कार्य प्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ को सीमित अधिकारों के साथ कोई कार्य सौंपता है, परंतु अंतिम उत्तरदायित्व स्वयं के पास रखता है। इससे कार्य का विभाजन होता है और वरिष्ठ अधिकारी नीति निर्धारण पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। उदाहरण के रूप में जिलाधिकारी आपदा राहत कार्य तहसीलदार को सौंप सकता है, लेकिन उत्तरदायित्व उसी का बना रहता है। कार्य प्रेषण से निर्णय प्रक्रिया तेज होती है, जवाबदेही स्पष्ट होती है और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट, एक एमबीए जो पर्सन होता है, वो पर्सन की तैयारी आपके सामने यहाँ चल रही है। तो ये समझ लो आपके लिए मिनी एमबीए का कोर्स है, जो आपकी न केवल सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि आप लोगों के दिमाग को सूझबूझ बनाएगा और पूरे दिन में जो आपकी ओवर थिंकिंग चलती है, काम में जो लेटेंसी और डिले चलता है, उन चीजों को भी आपको ठीक करने पर मौका मिलेगा। क्या आपको इस तरह की पढ़ाई से आपके बिहेवियरल चेंज भी होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? एक बार मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में। क्या इस तरह की पढ़ाई से, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ने से, क्या आपके अंदर बिहेवियरल चेंज आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो कौन कौन से चेंजेस आप देख पा रहे हैं? कोई एक लाइन लिखो सारे बच्चे। अगर आप एक लाइन को डिस्क्राइब कर पाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप बाकी चीजें भी डिस्क्राइब ढंग से कर पाओगे। आप लोग लिखते ही नहीं हो। आप लोगों में से तो आधे लोगों का तो इसलिए नहीं होना क्योंकि आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव से डर लगता है, और आपको 2 लाइन लिखने के लिए बोलो तो उसमें भी डर लगता है कि क्या लिखूं क्या ना लिखूं। आपको गलतियां करने से डरना नहीं है यहाँ। गलतियां पहले एक्नॉलेज करो कि हाँ गलती हुई है, फिर उसको सुधारो। फोकस भी सही हो रहा है, बहुत बढ़िया हरी। एबल टू मेक डिसीजन लॉजिकली रादर देन इमोशनली, वेरी गुड प्रिंसी। सिमरन कह रही फोकसिंग ऑन वन टास्क एट ए टाइम कंप्लीटली, यस आदित्य, वेरी गुड। फीलिंग हम्बल एंड पीसफुल, बहुत बढ़िया शुभम। गणेश कह रहे हैं इट एनहांसेस पर्सनल एफिशिएंसी, सोचने की प्रक्रिया में संतुलन आ रहा है। जयंत भाई बहुत बढ़िया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज मेकिंग द एफिशिएंट टू डू माय वर्क, वेरी गुड। ऑफिसर माइंडसेट बन रहा है, फोकस इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड, शाबाश। भाई यही तो बढ़ाना है, एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे, एक सुपरिटेंडेंट के तौर पे आपके अंदर यही तो क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये क्वालिटी बनने के बाद नहीं आएगी, बनने से पहले उन्होंने चेक करनी है एक एग्जाम के थ्रू। तो कितने लोगों को अब ये डर लग रहा है, अरे राम क्या सिलेबस है, कौन पढ़ाएगा, कहाँ से कंटेंट लाए? कितने लोगों को अब ये डर लग रहा है बहुत ज्यादा? ये डर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, डर लग रहा है या नहीं लग रहा है? पहले बताओ। डर खत्म हो गया सर? नो सर, आप हैं तो कैसा डर? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे से क्या सीखा आपने अभी तक? कोर्स से या सेशन से तो सीख रहे हो, मेरे तौर तरीके से क्या सीखा? कोई डिसिप्लिन नाम की चीज सीखी? कोई कुछ भी सीखा हो? कोई 4 या 5 चीजें बताओ। आपके साथ मेहनत करनी है गणेश का, बहुत बढ़िया। कोई 2 4 चीजें बताओ क्या सीखी है जो पहले से नहीं थी पर अब सीख गए? सर आप रिकॉर्डिंग नहीं देते हो। हाँ सर, आप पीडीएफ भी नहीं देते हो, तो आप चाहते हो कि हर बच्चा लाइव अटेंटिव होकर आपको सुने। वेरी गुड।
रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या फर्क है, इलिस्ट्रेशन के साथ समझाइए। अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन तो वही नहीं हो गया कि दोनों आपस में सिनोनिम है, फिर भी अंतर बताना है। उत्तरदायित्व और जवाबदेही में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं, मैं लास्ट में पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले ही क्वेश्चन करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द असाइन टास्क व्हाइल अकाउंटेबिलिटी इज बीइंग आंसरेबल टू द रिजल्ट ऑफ द टास्क। A clerk responsible for maintaining files holds responsibility, but the section officer who verifies the file is accountable for their accuracy. Responsibility flows downward and accountability moves upward. This distinction ensures clarity in roles. For instance, field staff manage vaccination drives, but the district health officer is accountable for overall performance and public outcomes. उत्तरदायित्व का अर्थ है किसी व्यक्ति को कार्य सौंपा जाना, जबकि जवाबदेही का अर्थ है उस कार्य के परिणाम के लिए उत्तरदायी होना। एक लिपिक को फाइलों के संधारण का उत्तरदायित्व दिया जाता है, लेकिन अनुभाग अधिकारी उस फाइल की शुद्धता के लिए जवाब देता है। प्रशासनिक व्यवस्था में उत्तरदायित्व नीचे की ओर प्रभावित होता है, जबकि जवाबदेही ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यह अंतर कार्य वितरण को स्पष्ट करता है और नियंत्रण सुनिश्चित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ अथॉरिटी इन एंश्योरिंग एथिकल गवर्नेंस। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आ जाए और तुम्हें कुछ नहीं पता, क्या लिखोगे? अभी तो तुम्हारे सामने आंसर चल रहा है कि नैतिक प्रशासन सुनिश्चित करने में अधिकार की क्या भूमिका है, सम आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जब सम आलोचनात्मक व्याख्या आ जाए, यानी कि क्रिटिकली एनालाइज आ जाए, तो सेंटेंस आंसर के अंदर पॉजिटिव बात भी करनी है, नेगेटिव बात भी करनी है, लेकिन एंड पॉजिटिव से करना है। तो प्लस माइनस प्लस कैसे करना है? प्लस माइनस प्लस। Authority plays a key role in upholding ethical governance when used transparently and legally. A fair and responsible use of authority fosters public trust. For example, a collector distributing relief fairly during flood earns more legitimacy. Conversely, biased or corrupt use of authority erodes ethics and accountability. Ethical use of authority must be guided by legal rules and conscience. It ensures justice, equity, and trust in governance, especially in democratic institutions like those in India. अब यहाँ पे देखो कीवर्ड्स, देखो कितने तगड़े तगड़े हैं। फेयर है, रेस्पॉन्सिबल है, उसके बाद एग्जाम्पल में बायस्ड और करप्ट है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एरोड्स एथिक्स है, उसके बाद रूल एंड कंसाइंस है, जस्टिस, इक्विटी और ट्रस्ट है। इसका मतलब सारा मामला किसका है? जिसको जितने कीवर्ड्स याद होंगे उसका आंसर उतना ही डिस्क्रिप्टिव बनेगा, या नहीं? बोलो यस और नो। तो आपको आज से काम किस पे करना है? रिटेन आंसर रट्टे लगाओगे या कीवर्ड्स को रिटेन रखोगे? अच्छी बात बुरी बात समझ में आएगी नहीं? कीवर्ड्स को रिटेन करो। यदि अधिकार का प्रयोग वैधता, पारदर्शिता और नैतिकता के साथ किया जाए तो यह नैतिक शासन की अंतरात्मा बन जाता है, आधारशिला बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कलेक्टर बाढ़ राहत वितरण में निष्पक्षता बरतता है, यूज करता है, तो जनता का विश्वास बढ़ता है। किंतु पक्षपात या भ्रष्टाचार युक्त अधिकार का प्रयोग नैतिकता को नष्ट करता है। मैंने आपको बताया, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलेगा जब क्रिटिकली एनालाइज आए। ये बात नोट कर ली सबने? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो प्लस माइनस प्लस। जब भी क्रिटिकल एनालिसिस होगा तब प्लस माइनस प्लस की टोन चलेगी। पहले पॉजिटिव से शुरू करेंगे, बीच में नेगेटिव करेंगे, फिर लास्ट में पॉजिटिव करेंगे। समझ में आएगा नहीं? कितने लोगों को ये बात पहले से पता थी? कितने लोगों के लिए पुरानी बात है, लिखिए ओल्ड बात है? कितने लोगों के लिए लग रहा है न्यू बात है, नई बात? जिनके लिए ओल्ड बात है वो पक्का स्कूल लाइफ से ही जानते होंगे इस बात को, या फिर यूपीएससी के बच्चे होंगे, बीपीएससी यूपीएससी। सर हमने तो आपकी शक्ल भी नहीं देखी है अभी तक। तो अच्छा, तुम एथिक वाली बात कर रहे हो तो मेरे साथ कि हम आप पर कैसे भरोसा करें, आपने तो शक्ल भी नहीं दिखाई अभी। तो तुम लोगों ने कौन सा दिखा दी है? बताना भाई एक बार इसको, गौरव को। अतः अधिकार का प्रयोग विधिक सीमाओं और नैतिक मूल्यों के अधीन होता जाता है। यह न्याय, समावेशन और प्रशासन में विश्वास को सुनिश्चित करता है, जो लोकतांत्रिक शासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट कीजिए कॉपी पेन में, फटाफट से नोट कीजिए। दो होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क नंबर 1, इंग्लिश मीडियम में, critically examine how the misuse of authority can lead to administrative failure. Support your answer with historical or contemporary examples from Indian governance. इजी है, हो जाएगा? यस नो? शाबाश, बताइए फटाफट।
इजी है, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ इफेक्टिव डेलीगेशन कैन बी बोथ अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट एंड अ सोर्स ऑफ रिस्क इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेट विद रियल लाइफ इंस्टांसेस फ्रॉम डिजास्टर और हेल्थ मैनेजमेंट इन इंडिया। अधिकार के दुरुपयोग से प्रशासनिक विफलता कैसे उत्पन्न हो सकती है, भारतीय शासन प्रणाली से ऐतिहासिक या समकालीन उदाहरणों सहित क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए, सम आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और दूसरा है, कार्य प्रेषण एक और जहां सशक्तिकरण का माध्यम है, वहीं यह प्रशासन में जोखिम का कारण भी बन सकता है, और भारत में आपदा प्रबंधन या स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो दोनों के दोनों आंसर आप लोगों ने क्या करने हैं, इन दोनों आंसर्स को मैं अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे डालूंगा। कम्युनिटी पोस्ट नंबर 1, कम्युनिटी पोस्ट नंबर 2, आपको वहां का लिंक मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, और वहां पे जाके आपने अपने आंसर दे देने, बोलो यस और नो। लेकिन आपके पास टाइम रहेगा इसके लिए 12 आवर्स का। 12 घंटे के अंदर अंदर वो पोस्ट डिलीट भी हो जाएगी, या फिर उस पर एक्सेप्टेंस बंद हो जाएगी। आप अपना आंसर हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं, और उसके बाद उसकी हम मार्किंग वहीं पे कर देंगे। सही है कि नहीं? चलिए, अब इस पूरे जोश के बाद आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप अपने व्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे पास कुछ बच्चों ने अलग से योजना भेजी है कि सर, जो आपका बेसिक कोर्स है उसके साथ साथ आप एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अलग से कोर्स बना दीजिए, जिसमें आप कम से कम 8 क्लास, 8 चैप्टर की 8 क्लास है, तो 8 से 10 चैप्टर आप अलग से पढ़ाएंगे, 8 से 10 उसकी क्लास लेंगे, लाइव क्लास। उसके साथ कम से कम हर चैप्टर के अंदर आप 20-30 एमसीक्यू करवाएंगे, तो कम से कम 200 एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दीजिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। और साथ ही साथ हर चैप्टर के 5-7, 10-20 क्वेश्चन तैयार करवा दीजिए, ताकि मिनिमम 20-50 डिस्क्रिप्टिव आंसर हमारे तैयार हो जाएं। और एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव का 2 सेक्शनल टेस्ट ले लीजिए, 44 मार्क्स के, 44 मार्क्स के, और उसका इवेल्युएशन कर दीजिए, ताकि हमारे को आपने पढ़ाया वो समझ में आ जाए। तो अगर ये वाली बात मान ली जाए तो कितने लोग इस चीज के लिए तैयार हैं, बताओ। यानी कि आज तारीख हुई है 15, और 15 के बाद लगभग 25 तारीख तक आपके पास ये वाला जो सेक्शन है पूरा का पूरा कंप्लीट तैयार आपके पास हो जाएगा। 25 मई, 25 मई 2025 तक आपके पास ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको हम थोड़ा सा सीरियसली चलाएंगे अपनी एप्लीकेशन पर। इसका लिंक भी मिल जाएगा, जिसको हम टेलीग्राम पे देंगे। टेलीग्राम का लिंक है CBSE 2025 प्रैप के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसके लिए एक बड़ी अफोर्डेबल फीस होनी चाहिए। आप मुझे बताइए एक अफोर्डेबल फीस क्या होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।